आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर आधारित घटनाओं के बारे में। ठीक है, कुछ घटनाएं अपने को प्रकृति में देखने को मिलती हैं, साथ ही पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उपयोग टेक्नोलॉजी में भी किया जाता है। तो पहली घटना है आज की हमारी मरीचिका या मिराज। ठीक है, देखो मरीचिका या मिराज होता क्या है, रेगिस्तान में विचरण करने वाले जो लोग हैं उनको गर्मी के दिनों में कुछ दूरी पर जलाशय, जिसे हम पानी का स्रोत कहते हैं, जलाशय या पानी में पेड़ पौधों के उल्टे प्रतिबिंब दिखाई देते हैं। ठीक है, वास्तव में ये जलाशय या पेड़ पौधों के जो उल्टे प्रतिबिंब हैं ये दृष्टि भ्रम होता है, यानी कि ये वास्तव में ये जलाशय नहीं होते। और इसी को अपन क्या कहते हैं, मरीचिका या मिराज कहते हैं। ये होता किसके कारण है, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण दिखाई देते हैं। अब देखो ये क्यों दिखाई देते हैं, जलाशय किस प्रकार से दिखाई देते हैं ये अपन देखेंगे। तो होता क्या है, गर्मी के दिनों में जो पृथ्वी है उस पर जो रेत पाई जाती है, रेगिस्तान में जो रेत पाई जाती है वो क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। और रेत जब गर्म हो जाती है तो रेत के पास वाली जो वायु की परतें हैं वो कैसे हो जाता है, उसका माध्यम कैसा हो जाता है, विरल माध्यम हो जाता है। ठीक है, और अपेक्षाकृत ऊपर की जो वायुमंडल की परतें होती हैं, पृथ्वी से पास जो वायु की परतें होती हैं वो तो कैसे हो जाती हैं, विरल माध्यम के रूप में हो जाती हैं, विरल हो जाती हैं, जिनका अपवर्तनांक क्या होता है, कम होता है। और जैसे जैसे ऊपर की ओर बढ़ते हैं वैसे वैसे वायु की जो परतें हैं वो कैसी होती जाती हैं, ठंडी होती जाती हैं। अतः उनका घनत्व क्या होता है, ज्यादा होता है और अपवर्तनांक भी क्या होता है, बढ़ता है। तो हम पहली बात तो ये समझेंगे कि गर्मी के दिनों में अपन ऐसा मान सकते हैं कि जो नीचे का माध्यम है वो तो अपेक्षाकृत क्या है, विरल है, और ऊपर का जो माध्यम है वो कैसा है, सघन माध्यम है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि अपने को जलाशय कैसे दिखाई देते हैं और अपने को ये जो पेड़ पौधे इनका उल्टा प्रतिबिंब किस प्रकार से दिखाई देता है। तो देखो कोई भी जैसे पेड़ है उससे प्रकाश किरण चल के अब कौन से माध्यम में प्रवेश करेगी। जैसे हम यहाँ पे ये पृथ्वी माने, ठीक है, तो पृथ्वी के पास वाली जो परतें हैं, ठीक है, वायु की परतें हैं वो क्या होंगी, विरल होंगी, और ऊपर वाली जो परतें हैं वो क्या होंगी, सघन होंगी। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं नीचे का माध्यम जो है वो विरल और ऊपर का माध्यम क्या है, सघन। यानी कि नीचे के माध्यम का अपवर्तनांक कम और ऊपर वाले माध्यम का अपवर्तनांक जो है ज्यादा। यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो अपवर्तनांक क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, सघनता क्या हो रही है, बढ़ रही है। हम ये कह सकते हैं कि ऊपर का माध्यम सघन और नीचे का माध्यम क्या है, विरल है। ठीक है, ये बात समझ में आई। अच्छा, अब जैसे मान लो कोई भी पेड़ है वहां पे और वहां से कोई प्रकाश किरण चली, ठीक है, वहां से कोई प्रकाश किरण चली तो कौन से माध्यम में प्रवेश करेगी, ये सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगी। ठीक है, अब जब ये सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगी तो कोई भी प्रकाश किरण जो सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो होता क्या है, वो अभिलंब से दूर हटती चली जाती है। ठीक है ना, अब यहाँ पे तो क्या है, ये सघन अपन जैसे ऊपर की ओर चले तो सघनता जो है बढ़ती जाती है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से ये जो हमारे पास में आपतित किरण है ये अभिलंब से दूर हटती हुई चली जाएगी। अच्छा, एक विशेष परिस्थिति में क्या होगा, यदि आपतित कोण आपतन कोण जो है वो क्रांति कोण से क्या हो, ज्यादा हो, तो ये जो आपतित किरण है ये इसी सघन माध्यम में वापस क्या हो जाएगा, इसका परावर्तन हो जाएगा, और इसी घटना को अपन क्या कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अच्छा, अब जैसे यहाँ पे ये क्या हो गया, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो गया इसका। अब ये जो अपने को प्रकाश किरण दिखाई दे रही है, अपने को ऐसे दिखाई देगा कि यहाँ से कहीं से नीचे से आ रही है ये, है ना। ठीक है, तो अपन जैसे इसको बढ़ाएंगे तो यहाँ पे अपने को ये जो पेड़ था इसका उल्टा प्रतिबिंब अपने को दिखाई देगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्या होता है, दृष्टि भ्रम होता है, इसे हम क्या कहते हैं, मरीचिका कहते हैं। ठीक है, रेगिस्तान में तो होता ही है ये। साथ में जैसे कई बार अपन हाईवे पे तेज वाहन जैसे चलाते रहते हैं, जैसे बस वगैरह में बैठे हैं या फिर अपन जैसे बाइक चला रहे हैं, तो कुछ दूरी पर अपन ऐसे देखते हैं दोपहर में
कि जैसे पानी भरा हुआ हो, है ना, वो भी उसका कारण भी क्या है, ये मिराज ही है, ठीक है ना, मतलब वो भी एक तरीके का क्या है, मिराज ही, ठीक है ना। तो ये बात थी मरीचिका की, है ना। अब अपन बात करते हैं हीरा, ठीक है, डायमंड। देखो हीरा चमकदार दिखाई देता है ना, उसका कारण क्या है, उसका कारण भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन ही है। देखो हीरा जो है, हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है, 2.42, जो सामान्य कांच जो होता है ना उससे बहुत ज्यादा होता है ये, है ना, या हम कहें कि हीरे का अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है, कितना होता है, 2.42 होता है, ठीक है। और हीरे और वायु के लिए अपन क्रांति कोण की बात करें, मतलब भार का माध्यम तो क्या हो, वायु हो, और माध्यम क्या हो, हीरा, है ना, दूसरा माध्यम। तो इन दोनों की संपर्क सतह के लिए जो क्रांति कोण का मान होता है वो कितना होता है, 24.41 डिग्री, ठीक है। तो इस तरीके से हीरे का जो अपवर्तनांक है वो तो कितना होता है, 2.42, और जो क्रांतिक कोण का मान होता है किसके लिए, हीरे की सतह और वायु की संपर्क सतह के बीच के लिए, है ना, ये कितना होता है, 24.41 डिग्री, ठीक है। अब होता क्या है, जैसे जब हीरा बनाया जाता है तो उसकी प्रत्येक फलक को इस प्रकार से घिसा जाता है कि उसमें किसी भी फलक से प्रकाश प्रवेश करे तो वो क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित हो, ठीक है। अब जब क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित होगा तो उसका क्या हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा, ठीक है। अब प्रत्येक फलक इस प्रकार की बनाई गई है तो वो जो प्रकाश एक बार हीरे के अंदर एंटर कर गया वो अलग अलग फलकों से, हीरे के जो अलग अलग फलक हैं, अलग अलग जो पृष्ठ हैं, उनसे क्या होता है, बार बार उसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, और वो काफी देर तक प्रकाश जो है वो उस हीरे के अंदर रहता है, जिससे अपने को उस हीरे में क्या दिखाई देती है, चमक दिखाई देती है, ठीक है ना। तो उसके पीछे भी कारण क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब अपन बात करें प्रकाशिक तंतु की, ऑप्टिकल फाइबर केबल के रूप में, केबल में ऑप्टिकल फाइबर केबल जो होते हैं उनमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन का ही उपयोग किया जाता है। तो देखो होता क्या है, बहुत अधिक दूरी तक दृश्य या श्रव्य संकेतों को पहुंचाने के लिए और बिना ऊर्जा हानि के पहुंचाने के लिए हम जिस युक्ति का उपयोग करते हैं उसे अपन क्या कहते हैं, प्रकाशिक तंतु, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है कि जब उच्च गुणवत्ता के कांच के रेसे होते हैं, ठीक है, जिनका व्यास की अगर अपन बात करें तो करीब 10⁻⁻⁶ मीटर, ठीक है। और इनके ऊपर एक कम अपवर्तनांक की परत लगी होती है, ठीक है, ये परत लगी होती है। इसका अपवर्तनांक क्या है, कम अपवर्तनांक। ये मध्य भाग जो होता है इसका अपवर्तनांक क्या होता है, यानी कि ये जो रेसे हैं इनका अपवर्तनांक क्या होता है, ज्यादा होता है, और ये जो बाहर अपन ने परत लगा दी इसके, इसका अपवर्तनांक क्या होता है, कम होता है। अच्छा, इसको अपन कहते हैं क्लेडिंग, ठीक है, इसको अपन हिंदी में बोलते हैं अधिपट्टन। अंदर वाला जो भाग है उसका अपवर्तनांक क्या होता है, ज्यादा अपवर्तनांक होता है, ठीक है। और इसको अपन क्या कहते हैं, मध्य भाग को, जो कि कांच के रेशों से बना हुआ होता है, उच्च गुणवत्ता के कांच के रेशे यानी कि क्वार्ट्ज के रेशे होते हैं ये, इसका जो अपवर्तनांक होता है वो क्या होता है, ज्यादा, और इसको अपन कहते हैं क्रोड, ठीक है। तो यहां पे ये जो क्रोड होती है इसका व्यास 10⁻⁻⁶ मीटर के लगभग, यानी कि व्यास इतना कम होता है कि इसमें जब प्रकाश एंटर करता है तो होगा क्या कि इस सतह के लिए ये हमेशा क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित होगा प्रकाश, ठीक है। अब जब क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित होगा तो इसका क्या हो जाएगा, परावर्तन हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा, ठीक है। ये अंदर का माध्यम तो क्या है, सघन है, और ये बाहर का माध्यम क्या है,
देखो ये माध्यम तो क्या है, सघन, और ये क्या, बाहर जो अपन ने ये परत लगाई है, ये माध्यम क्या है, विरल माध्यम है। ठीक है ना। तो इस तरीके से हर बार ये प्रकाश किरण इस प्रकार से आपतित होती है कि क्रांतिक आपतन कोण का जो मान है वो क्या हो, क्रांतिक कोण से ज्यादा ही हो। ठीक है। तो इसका बार बार क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। ठीक है। और ये जो अपन ने संकेत भेजे हैं, जैसे प्रकाशिक संकेत हैं ये, तो ये बहुत लंबी दूरी तक बिना ऊर्जा हानि के पहुंचाए जा सकते हैं। ठीक है। तो इनको जैसे अब ये जो कांच के रेशों से और उसके ऊपर क्लेडिंग करके और अपन ने ये जो बनाया है प्रकाशिक तंतु है ना, इसको अपन क्या करते हैं, प्रकाशीय नली में रखते हैं। मतलब इसके बहुत सारे जो तंतु हैं वो एक साथ रख दिए जाते हैं, है ना, गुच्छे एक बेलनाकार नली में रख दिए जाते हैं, जिसे अपन ऑप्टिकल फाइबर केबल कहते हैं, प्रकाशीय नली कहते हैं, है ना। इनकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, संकेतों को, चाहे वो दृश्य संकेत हो चाहे वो श्रव्य संकेत हो, उनको अपन बहुत अधिक दूरी तक, कई किलोमीटर दूर, बिना ऊर्जा हानि के या बहुत कम ऊर्जा हानि के साथ हम पहुंचा सकते हैं। ठीक है। तो ये बात थी प्रकाशिक तंतु की। अब देखो इनका उपयोग जो है वो कहाँ होता है। पहला तो उपयोग यही हो गया कि दृश्य या श्रव्य संकेतों को बहुत अधिक दूरी तक बिना ऊर्जा हानि के पहुंचाया जा सकता है। दूसरा, स्कोपी में इसका उपयोग करते हैं। ठीक है।